हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। और आज हम इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो क्लास की रणनीति, जो स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो क्लास है, इसमें एक्चुअली आपने देखा होगा कि फैक्ट, जो बहुत सारे फैक्ट हैं, तो बहुत सारे फैक्टों पे ज़्यादातर कंसंट्रेट ना करके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो फैक्ट जो होते हैं वो तो ईजिली आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी किसी भी बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। पर जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन समझना उसका होता है। और ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ फैक्ट इतने नहीं बताए जा रहे हैं तो आपको फैक्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। उसमें बहुत फैक्ट रहेंगे, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। पर वीडियो में सिर्फ आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ वही बताए जाएंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ वही बताए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल फैक्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको PDF में मेरे जो मैं नोट्स भेजने वाला हूँ उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। इससे पहले 2 क्लासों में हम पाषाण काल में कहाँ तक, नवपाषाण काल तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें उसके बाद हमने एक क्लास की है नवपाषाण काल के बाद जो हमारी क्लास आती है महापाषाण काल, ठीक है। तो ये दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लासेस। बाकी हमने आपको बताया था जो नवपाषाण काल था उसका जो टाइम पीरियड था, वो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 8000 BC से 3000 BC तक, ठीक है। इसके बाद जो मानवीय इतिहास में जो काल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ताम्रपाषाण काल, ठीक है, 3000 BC के बाद। तो अब हम बात करेंगे कि ताम्रपाषाण का अर्थ क्या होता है। इस काल को ताम्रपाषाण क्यों कहा गया? तो इस काल को पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। जो इसमें ताम्र है उसका अर्थ होता है तांबा। दूसरा पाषाण तो हम बता चुके हैं, इसका अर्थ होता है पत्थर। मतलब तांबे के साथ साथ जिस संस्कृति में पत्थरों का यूज हुआ है तो उस संस्कृति को हम क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिन संस्कृतियों में पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण पाए गए हैं उस संस्कृतियों को हम क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल संस्कृति। और उस काल को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ताम्रपाषाण काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी मिलने लगे थे। नवपाषाण काल तक मतलब 3000 BC तक क्या था? सिर्फ हमको पत्थर के औजार उपकरण मिलते थे। 3000 BC के बाद जो कुछ सभ्यताएं थी तो उसके बाद जितनी 3000 BC के आसपास जो सबसे पहले मानवीय इतिहास में जिस धातु की खोज हुई थी वो था तांबा, ठीक है। तो धातु का यूज होने से, तांबे का धातु का यूज होने से कुछ उपकरण तांबे के बनाए जाने लगे। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि पत्थर के एकदम बंद हो गए थे। पत्थर के साथ साथ कुछ उपकरण पत्थरों के होते थे और कुछ उपकरण तांबे मेटल के होते थे, ठीक है, जो तांबा धातु था। अब हम थोड़ी तांबे के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि ये कहाँ से मिला, मतलब किसने इसकी खोज की, कौन सी सभ्यता ने सबसे पहले तांबे की खोज की। पहले हम सभ्यताओं की बात कर लेते हैं जो ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता है। यह सबसे पहले हम बात करते हैं कि तांबा हमको कहाँ से प्रोवाइड किया, किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबे का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम समझने के लिए पहले तो आइए देखते हैं। ये मैंने बना लिया एक अपना इंडिया का मैप। दूसरा इसके साथ एक यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान हो गया और ये वाला एरिया ईरान वाला हो गया, ठीक है। ये ईरान हो गया, ये पाक हो गया और ये अपना भारत हो गया, ठीक। इसके साथ जो ये है, ये क्या है सब जानते हैं, ये अरब सागर है, ठीक है। इसके साथ आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो ये
फारस की खाड़ी है, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी। और इधर ये जो है ये है, इसको बोलते हैं लाल सागर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको सभ्यताएं बता देता हूँ, जैसे हम पढ़ेंगे, बार बार आपका यूज होता है इतिहास में, बार बार आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेसोपोटामिया, ठीक है, तो मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता कहाँ पे थी? तो एक सभ्यता थी जो थी वो थी यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ये क्या हो गई? दूसरी है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता, मान लीजिए ये नील नदी है, तो नील नदी के पास जो सभ्यता थी इसको बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये हो गई आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया कहाँ है? आज का जो इराक वाला एरिया है उसको मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। एक सभ्यता और थी जिसको बोलते हैं हांगो नदी सभ्यता, ठीक है। वो कहाँ थी? वो चीन में थी। ये कौन सी थी? वांगहो। वांगो सभ्यता, ये चीनी सभ्यता, ठीक है, इसको चीनी सभ्यता, ठीक है। ये कहाँ पे थी? ये हांगो नदी के तट पे थी, ठीक। तो ये हमने सभ्यताएं देख ली कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसी को सब सभ्यताओं में सबसे जो पहली सभ्यता माना जाता है, सबसे पुरानी सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मिस्र की सभ्यता। ये कब की सभ्यता है? जो इनका टाइम पीरियड है, जो इनको माना गया है कि ये 3000 BC से भी पुरानी सभ्यता है। अभी तक क्या था? हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बोला जाता है कि वो 2500-2600 BC की मतलब 2500-2600 BC ईसा पूर्व जो है, जो BC को हम ईसा पूर्व बोलते हैं, तो तब की सभ्यता है। पर ये उससे भी पुरानी है, ये 3000 BC की सभ्यता है, ठीक है, मेसोपोटामिया। जो तांबे का सबसे पहले जिस सभ्यता में प्रयोग हुआ था वो था मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया में तांबा की सबसे पहले खोज हुई थी। फिर उसके बाद जो वहाँ से जो लोगों ने यहाँ पलायन किया, जो धातु का ज्ञान था वो हमारे इंडिया की तरफ आया, ठीक है। सबसे पहले खोज कहाँ पे हुई धातु की? मेसोपोटामिया सभ्यता में। यहाँ के लोगों का विस्तार हुआ, ये इधर की तरफ आए और इन्होंने यहाँ पे सभ्यताओं का विकास किया, ठीक है। तो इनको की जो ये मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले पता चला कि तांबे का मतलब जो नवपाषाण काल के बाद तांबे का यूज हो रहा है, और उसको औजार और उपकरण जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो मेसोपोटामिया में मिले हैं और सबसे पुराने। तो इसका यही अर्थ है कि मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले तांबे का यूज हुआ है। वहीं से ये ज्ञान लोगों द्वारा कुछ मिस्र की तरफ चला गया, ठीक है। यही ज्ञान जो मिस्र की सभ्यता में है, तांबे का ज्ञान, तो ये कुछ मिस्र में चला गया और यही ज्ञान आगे विस्तारित होता 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 हमारी सभ्यताओं में आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, ठीक है। ये मैंने आपको एक माइंड मैप बना दिया कि कहाँ ईरान है, कहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, कहाँ ये हम अपना भारत है। उसके बाद उधर हम जाएंगे तो उधर दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि सबसे पहले जो तांबे का जिस सभ्यताओं में यूज हुआ है वो थी मेसोपोटामिया। अब हम इंडिया की सभ्यता पढ़ेंगे, इंडिया की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इंडिया को रहने देते हैं, बाकी इनको मिटा देते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने का कोई वो नहीं है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका ये नहीं, बस उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कब से कब तक थी। तो ये 3000 BC से पुरानी थी।
मेसोपोटामिया को मान लीजिए 4000 BC और मिस्र की सभ्यता को 3000 BC के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सभ्यता आती है वो सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि ये अभी रिसर्च चल रहा है कि ये माना जा रहा है, कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 7-8 हजार पुरानी सभ्यता थी, ठीक है। पर अभी तक जो है, जब तक प्रूफ नहीं होता, ASI की साइट पे नहीं आता है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे नहीं आता है, तब तक हम मान के चलेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता सबसे प्राचीन थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पूरे मानवीय इतिहास की, तो मानवीय इतिहास में नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है, ठीक है। जो पूरे हम विश्व की बात करते हैं, सभी सभ्यताओं की बात करते हैं, तो वहां पे नवपाषाण काल के बाद कौन सी सभ्यता आती है? ताम्रपाषाण काल। ये ध्यान से रखना है, इसको याद रखना है। और ये आपको एक्चुअली कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि नवपाषाण काल के बाद, जो नवपाषाण काल खत्म हुआ, उसके बाद पूरे दूसरी पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो उसमें तांबे का हमें धातु का ज्ञान हो गया था, और तब से हम उसको ताम्रपाषाण काल, मतलब 3000 BC के बाद दूसरी सभ्यताओं में ताम्रपाषाण काल युग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। पर इंडिया की बात अलग है, ठीक है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में क्या हुआ, पहले देखिए जनरली क्या होता है, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आती है, ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य संस्कृति आती है, ठीक है। कांस्य युग आता है, जिसमें तांबे में टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है, जिससे वो मजबूत हो जाता है काफ़ी, और औजार हथियार उसके बनाए जाते हैं, उपकरण, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग आता है, ठीक है। कांस्य सभ्यताएं आती हैं। पर भारत में उल्टा है, ठीक है। भारत में कैसे है, पहले नवपाषाण काल आया है, फिर कांस्य युग आया है, उसके बाद ताम्रपाषाण काल आया है। सिर्फ ये भारत में उल्टा हुआ है, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन थे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। क्यों ये सभ्यताएं पहला ही ऐसे कैसे हो गया कि ये इंडिया में उल्टा हो गया। तो हुआ क्या कि जो भारत में ताम्रपाषाण काल से पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कई जगह कि सिंधु घाटी से, भारत में ताम्रपाषाण काल की सभ्यता को कब से कब तक माना जाता है कि ये 2100 ईसा पूर्व से लगभग 700 BC तक रही थी, ठीक है। मतलब 2100 BC से 700 BC तक ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। तो हमने जान लिया कि ताम्रपाषाण होता क्या है। तो ऐसी संस्कृति जिस संस्कृति के लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी यूज करते थे, उन संस्कृतियों को क्या बोलते थे, ताम्रपाषाण काल संस्कृति। और उस टाइम को क्या बोलते थे, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक सीक्वेंस आया, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण के बाद कांस्य युग, ठीक है। और पर इंडिया में इसका रिवर्स है, भारत में इसका रिवर्स है। भारत में नवपाषाण काल के बाद कांस्य युग आया, उसके बाद ताम्रपाषाण आया। क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो भारत में एक सभ्यता थी जो बहुत महान सभ्यता जिसको हम बोल सकते हैं, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि पतन का रीजन क्या है, पर बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, जिसमें क्या सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि भूकंप आया होगा, जमीन बैठी होगी और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे क्या वहाँ पे बाढ़ें आ गई और वो सभ्यता बाढ़ों के नीचे, जो नदी बाढ़ लाती है वो मिट्टी के नीचे दब गई होगी, ठीक है। पर उसके बाद वहाँ के लोग जगह जगह जाके बसे होंगे, उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताएं विकसित की होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल जो सभ्यता है वो कहाँ थी, इंडिया में कहाँ थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो बेस्ड थी वो थी हमारी सिंधु नदी पे बेस्ड थी, ठीक है, उसी के चारों तरफ बसी थी। पर जो हमारी
जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं या जो ताम्र पाषाण काल की जो भी हमें मिलते कल्चर मिले हैं, जो भी संस्कृति मिली है वो इंडिया के अंदर थी। ठीक है, तो हम अंदर वाली ताम्र पाषाण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मालवा। ठीक है, मालवा, ये मालवा हो गया, मालवा संस्कृति। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में, या एक महाराष्ट्र का थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये मालवा थोड़ा यहाँ पे है राजस्थान में। ठीक है, दूसरी हो जाएगी हमारी एरण, या इसको बोलते हैं कैथा। कैथा संस्कृति। ठीक है, ये क्या है, संस्कृति, कैथा संस्कृति। तीसरी क्या है, जो सबसे बड़ी संस्कृति है, जो लास्ट में सबसे बड़ी संस्कृति हो गया, इसको बोलते हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। ठीक है, उसके बाद जोरवे संस्कृति के बाद एक बात सबको याद रखना है कि जोरवे संस्कृति के बाद एक और छुट्टी है जो राजस्थान में है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आहार संस्कृति। ठीक है, तो ये हम 4 संस्कृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। जो दक्षिण भारत की संस्कृति है, जोरवे संस्कृति के बारे में बता रहा था आपको, जो दक्षिण भारत की संस्कृति है वहाँ पे क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन संस्कृति चल रही थी, ठीक है, ये वही कन्वर्ट हो गई आपकी ताम्र पाषाण काल संस्कृति में। ठीक है, वही लोग वही। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ इन चारों संस्कृतियों में लोग बाहर से आके बसे थे। ठीक है, बाहर से लोग आए, तांबे का ज्ञान लिया, उन्होंने अपनी संस्कृति बनाई और काफ़ी जो उनका जितना दिन का उनका जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था, वहाँ तक उन्होंने उस सभ्यता को चलाया। पर दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो हमारे नवपाषाण कालीन संस्कृति थी, जो नवपाषाण काल लोग थे, वही लोगों ने, उन्हीं लोगों ने क्या किया, कोई बाहर से वहाँ पे लोग नहीं आए, उन्हीं लोगों ने अपनी सभ्यता को, जो नवपाषाण काल जो पत्थरों वाली सभ्यता थी, उसको तांबे की सभ्यता में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तांबे और पत्थर मतलब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए इस सभ्यता को बोलते हैं, जो दक्षिण भारत की सभ्यता थी उसको बोलते हैं नवपाषाण ताम्र पाषाणीय संस्कृति। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नवपाषाण काल के लोग थे वही कन्वर्ट हो गए ताम्र पाषाण में। ठीक है, कोई यहाँ पे साउथ इंडिया में कोई बाहर से नहीं आए थे। ये कब की बात है, क्योंकि देखिए ये जो सभ्यताएं थी 2000 BC, ये जो संस्कृति थी आहार मालवा की संस्कृति, ये थी 2000 BC के आसपास की। ठीक है, पर जो नवपाषाण कालीन संस्कृति थी वो हमारी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तांबे का ज्ञान आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसका जो अवधि थी वो 1000 BC थी। ठीक है, ये हो गई ताम्र पाषाण काल की जितनी भी हमारी संस्कृतियाँ जिनको हमें पढ़ना है। तो इसकी हम पूरे ताम्र पाषाण काल की थोड़ी विशेषता बता देते हैं, फिर अलग अलग हम संस्कृति की बात करेंगे। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहले हम बात करते हैं मृद भांड। तो ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति है उसके मृद भांड कैसे थे, उनके मृद भांड को क्या बोलते थे, गैरिक मृद भांड। ठीक है, ये मृद भांड को हमेशा रखना कि जिस भी काल का जो हमें पहचान होती है, ज़्यादातर पाषाण काल में पत्थरों के जो शेप था उनकी वजह से होती है, और बाकी जो आगे की सभ्यता है वो मृद भांड की, मृद भांड किस तरह के मृद भांड बनाए जा रहे हैं, उनका कलर क्या था, क्या साइज था, इससे उसकी पहचान होती है। तो इसके जो ताम्र पाषाण कालीन जो मृद भांड थे वो कैसे थे, गैरिक मृद भांड। गैरिक मृद भांड के इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, OCP। ठीक है, ओकरे कलर OCW, ओकरे कलर वेयर। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ,
ओकरे कलर्ड वेयर, ठीक है। तो इसके जो ये होता कैसा था, मिट्टी के लेप से जो बर्तन होता था उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, फिर उसको आग में पका दिया जाता था, और ये लाल रंग उस पर लगा दिया जाता था, अनुलेपित कर दिया जाता था उस पर लाल कलर, और फिर उस पर फिर उसके बाद उस पर काला रंग चढ़ा दिया जाता था, मतलब काले रंग से उसको पेंट कर दिया जाता था। तो उसको बोलते हैं हम गैरिक मृद भांड, ठीक है, काले में लाल रंग के मृद भांड। ध्यान रखिएगा कि इस सभ्यता में चित्रित मृद भांड की अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था, अभी मतलब मृद भांडों पे कोई चित्र वगैरह नहीं बने थे, ठीक है, इन संस्कृतियों में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहली संस्कृति थी, पर वहाँ पे आपको पेड़ पौधे, पशु या फिर लाइनिंग वगैरह की आपको लाल मृद भांड पे काले रंग से ये सब चित्रकारी कर दी जाती थी। पर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है भारत में, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, कोई चित्रकारी नहीं की थी, सिर्फ लाल रंग से अनुलेपित थे, उसके ऊपर काला रंग लगा दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गैरिक मृद भांड। देखो अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा मालवा संस्कृति, ठीक, मालवा संस्कृति। ये सब संस्कृति क्या है, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। तो मालवा संस्कृति का जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है, 1700 BC से 1200 BC तक। अब हम 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं हमें सिर्फ एक संस्कृति में। सबसे पहले कि इसका स्थल क्या था, कौन सा स्थल या केंद्र क्या था इसका, या विस्तार कहाँ तक था, विस्तार, ठीक है। तो विस्तार क्या था इसका, मालवा था, मालवा में ये थी, और उसके बाद नवदा टोली, ये नर्मदा नदी की उत्तरी किनारे पर स्थित है नवदा टोली। उसके बाद एरन, ठीक है, एरन कहता था कि इसका विस्तार था। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जो सबसे परिष्कृत मृद भांड मिले हैं ना, सबसे परिष्कृत, सबसे उन्नत, ठीक है, सबसे उन्नत मृद भांड, मृद भांड, ठीक है, वो कहाँ से मिले, वो हमें मालवा संस्कृति से ही मिले, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा क्या देखते हैं हमें कि इसका केंद्र क्या था, तो केंद्र क्या था इसका, मालवा, ठीक है। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था, मालवा था। तीसरा इसकी एक विशेषता और थी, एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ से चरखा, इस सभ्यता से चरखा और कतली मिली है। चरखा और कतली इसका क्या होता है कि यहाँ से रुई का मतलब इन्हें कपड़े का ज्ञान था, है ना, कपड़ा बुनना जानते थे ये लोग। तो ये इससे प्रूफ होता है कि इस सभ्यता के लोग कपड़े से परिचित थे, ठीक है, कपड़ा पहनते थे, कपड़ा बनाते थे। तो ये हो गई आपकी मालवा संस्कृति, बस इतना ही जानना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी संस्कृति कौन सी है, दूसरी संस्कृति है आपकी मालवा संस्कृति के बाद आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, ठीक है। इसी संस्कृति को क्या बोलते हैं आप, ताम्रवती या तामावली, ठीक है। ताम्रवती या तामावली सभ्यता भी, संस्कृति भी इसी संस्कृति को बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, ये है आपकी 2000 BC से 2100 BC से 1500 BC तक, ठीक है। जो आहार संस्कृति का टाइम है वो ये है। ये कहाँ पे थी, तो ये है आपका, ये रहा आपका अरावली, अरावली से निकलती है आपकी बनास नदी, और बनास नदी के किनारे ये क्या, हमारी आहार, ठीक है। बनास नदी की घाटी में क्या है, आहार, ठीक है। तो हमें वही 2-3 चीज़ें इसकी देखनी है कि विस्तार कहाँ पे है इसका, कहाँ पे अवस्थित है ये, तो बनास नदी घाटी, ठीक है। बनास नदी, ये बनास नदी क्या है, तो ये अरावली के पूर्व से निकलती है और चंबल में आके मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका विस्तार यहाँ पे था। विशेषता क्या है,
विशेषता देखो, ताम्रपाषाण काल की जितनी भी संस्कृति हैं वहां पे क्या है, तांबे के साथ साथ आपको पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है, पत्थरों के औजार उपकरण मिले। पर इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से सिर्फ और तांबे के औजार मिले हैं, ठीक है, पत्थर के औजार काफी कम मात्रा में मिले, मैक्सिमम औजार हमें तांबे के प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गए आपके महत्तम। विशेषता में क्या हो गया, महत्तम तांबे के औजार, ठीक है। पत्थरों के औजारों का बहुत नाममात्र में, इसको एक दो पत्थर के औजार मिले हैं, बहुत नाममात्र से औजार मिले, ठीक है, काफी कम मात्रा में। तो इसी क्यों मिले, उसका रीजन क्या है कि ये जो संस्कृति है इसका केंद्र क्या है, पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। इस संस्कृति का केंद्र क्या है, तो इसका संस्कृति का केंद्र का उस टाइम पे नाम था गिलोंद, ठीक है। तो गिलोंद में एक जगह थी गणेश्वर, यहाँ तो तांबे की खान थी, आपने सुना होगा आज खेतड़ी की खान, ठीक है। तो खेतड़ी की खान का जो एरिया था उस एरिया को क्या बोलते थे, गिलोंद, और गिलोंद इस संस्कृति का केंद्र था। तो यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में तांबे का उत्पादन होता था, इतना तांबा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे भी जो तांबा जाएगा वो गिलोंद से ही जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान से टिन आएगा, और टिन को दोनों को मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कांसे का आविष्कार कर लेंगे, ठीक है। कांसा धातु एक मिश्र धातु होती है टिन और तांबे की, उसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के जो औजार मिले हैं ज्यादातर तांबे, महत्तम औजार तांबे के मिले हैं, ठीक है। पत्थरों का बहुत कम यूज हुआ है। तीसरी बात करेंगे, जो तीसरी सभ्यता है हमारी वो है कैथा। कैथा, ठीक है, कैथा संस्कृति। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 2000 बीसी से 1800 बीसी तक, ठीक है। देखो ये टाइम पीरियड जो है, हड़प्पा का भी यही टाइम था, जैसे हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें भी हम देखेंगे वो भी 2550 ईस्वी से 900 ईस्वी के आसपास तक थी, ठीक है। और तो ये इसमें आप देखेंगे ये 2000 बीसी से 1800 बीसी के आसपास है। तो क्या इसका क्या अर्थ है, बताने का क्या मतलब है कि ये हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी तब ये संस्कृति थी, ठीक है, मौजूद थी। यहाँ पे तांबों का यूज होता था, हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजारों का यूज होता था, तो तब भी ये संस्कृति थी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इस संस्कृति का नाम क्या है, दूसरा नाम हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा की समकालीन संस्कृति कौन सी, कनिष्ठ समकालीन संस्कृति किसको बोलते हैं, तो वो है कैथा, ठीक है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसका केंद्र क्या था, केंद्र क्या है इसका, तो इसका केंद्र था हमारा कैथा, और विस्तार कहाँ तक था, विस्तार कहाँ तक था, कैथा में और एरण में, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बस सिर्फ इसकी एक विशेषता याद रखनी है कि ये हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति थी, ठीक है। बाकी उसके बाद हम बात करते हैं कैथा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, इसकी अवधि क्या थी, तो ये थी 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व से 1400 बीसी से 700 बीसी तक। सबसे नई जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति थी वो थी जोरवे संस्कृति। ये कहाँ थी, इसका केंद्र क्या था, तो इसका केंद्र था, सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करेंगे। तो इसके विस्तार में आज का इनाम गांव,
इनाम गांव, दैमाबाद, ठीक है, जोरवे, ठीक है। तो ये इसके विस्तार थे, ठीक है। इसका केंद्र क्या था? केंद्र था इसका दैमाबाद, ठीक। जोरवे संस्कृति का केंद्र क्या था? दैमाबाद था, ठीक है। और ये स्टार्ट हुई 1400 BC थे और 700 BC तक आते 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 इस संस्कृति ने पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन घेर लिया। सिर्फ विदर्भ को अगर हम छोड़ दें, विदर्भ और ये कोंकण वाले रीजन को, ठीक है, तो बाकी जितना भी ये रीजन था पूरा महाराष्ट्र को इसने घेर लिया, ठीक है। सिर्फ कोंकण और विदर्भ को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में ये जोरवे संस्कृति थी, ठीक है। ये जोरवे संस्कृति फली फूल रही थी, सबसे नई संस्कृति है, ठीक है। इसकी एक विशेषता में क्या था, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यहीं से हमें तांबे की छेनी मिलती है, ठीक है। तांबे की छेनी क्या होता है? जिससे चीजों को काटा जाता है, ठीक है। तांबे की छेनी कहाँ से मिलती है हमें? कौन सी संस्कृति मिलती है? तो जोरवे की संस्कृति में मिलती है। ये विशेषता कई बार इससे पूछी जाती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है? स्थान क्या था इसका तांबे की छेनी? तो ये है चंदौली, ठीक है। चंदौली कहाँ है? महाराष्ट्र में, पुणे के पास, चंदौली, पुणे, ठीक है। पुणे क्या है कि जो ओवरऑल में पूरी संस्कृति की विशेषता बता रहा हूँ ताम्रपाषाण संस्कृति की, कि इसमें जो ज़्यादातर जो मृद भांडों का यूज हुआ है वो गैरिक मृद भांड है। गैरिक मृद भांड क्या होते हैं? जो लाल रंग से अनुलेपित होती है और उसके ऊपर काला रंग कर दिया जाता है, ठीक है, बाद में। और कैसे बनते हैं? तो मिट्टी का लेप लगाकर उसको पकाया जाता है, ठीक है। बर्तन मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, वो रेड हो जाता है, उसमें पकाया जाता है, फिर उसके ऊपर काले कलर से पेंट कर दी जाती है। इसको लाल व काले रंग के मृद भांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो इसमें और खाने पीने की क्या क्या, मतलब इस संस्कृति की जो हमारी प्राकृतिक विशेषता थी वो क्या थी, उत्पादन कैसा था। तो जो पूर्वी भारत के लोग थे तो ये इस संस्कृति में ज़्यादातर चावल की खेती करते थे, आज भी करते हैं क्योंकि ये जलवायु पर डिपेंड करता है। और जो पश्चिमी भारत के लोग थे वहाँ पे गेहूं और जो मुख्य फसल थी, ठीक है। तीसरी बात करेंगे कि इस संस्कृति में जो मालवा संस्कृति थी उसमें नवदा टोली एक क्षेत्र था। उस नवदा टोली में आज मानवीय सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो अनाजों के साक्ष्य मिले हैं एक साथ, वो नवदा टोली में मिले। उसमें क्या था? गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मूंग, उड़द, है ना, ये सब जो मिले हमें नवदा टोली से मिले, ठीक है। नवदा टोली की ये साक्ष्य हैं। तो बाकी इस क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज के लिए थैंक यू।